गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने गॉस लॉ को ख़त्म कर दिया है पढ़ के, और आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जो भी है, इसमें हमें क्या करना है, समझे? तो गॉस लॉ का हम यूज करके ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसके लिए? तो जो कंटिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था ना किसी भी सरफेस पे या फिर किसी भी लाइन पे, ठीक है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे तुम क्या करते थे कि जैसे मान लो कि एक यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे स्पेस में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना हमारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस चार्ज से, ठीक है, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है, इस चार्ज के द्वारा। यानी कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम पता करते थे। अगर मान लो कि सिर्फ यहाँ पे एक चार्ज है अभी, अब मान लो कि यहाँ पे ढेर सारे चार्जेज हो जाएंगे, ठीक है, ढेर सारे चार्जेज हो जाएंगे, जैसे Q1 Q2, ठीक है, प्लस Q3। तो इसकी वजह से, इस तीनों की वजह से इस पॉइंट P पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो हम क्या करते थे? तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का साथ में यूज करते थे, समझे, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाते थे यहाँ पे। क्लियर? लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तुमने अच्छे से पढ़ा है। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है? कंटिन्यूअस है, समझे, ये कंटिन्यूअस है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से ये, अगर हम मान लो कि एक कोई सरफेस है, समझे, और सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, समझे, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे स्पेस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, समझे? तो गॉस लॉ का यूज करके हम फाइंड करेंगे, समझे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्यों बात कर रहे हैं, समझे। तो अगर मान लो कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे पता है, तो अगर मान लो कि हम Q चार्ज लेके आ रहे हैं तो उस पे फोर्स कितना लगेगा वो भी हम निकाल सकते हैं ना। यानी कि इस पूरे, ये जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और देखो, जितना भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आता है ना, वो सारा क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही बेस्ड रहता है, समझे। बहुत आसान है, क्लियर, बहुत आसान है इसको सीखना, समझे। तरीका क्या क्या है? एक तरीका तो है जो मैंने पहले भी बताया कि एक सरफेस था तो हम स्मॉल ds सरफेस लेते थे, समझे, और उसकी वजह से हम क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, समझे। ये ओरिजिन था, ये r था, समझे, ये क्या था? r डैश था, ये हमारा r था, ऐसे, ये कैपिटल R है। तो और फिर क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे, ये सारा मैंने बताया हुआ है, समझे। तो वो मेथड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझे, वहां पे फंक्शन क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम वो सब चीज ना करके हम गॉस लॉ का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखते हैं ना कितना आसान है। क्लियर? अब देखो, एक होता है सिमेट्रिकल, एक वर्ड आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, समझे। तो जैसे मान लो कि एक हम ये सिलेंडर बना रहे हैं, समझे, ये हमारा क्या एक सिलेंडर है। तो ये जो सिलेंडर है ना, ये सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के क्रॉस। यानी कि देखो, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ क्या होगा? एकदम एग्जैक्टली एक जैसा होगा,
क्लियर? एग्जैक्टली क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर हम इस एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो देखो इधर भी वैसा ही है, इधर भी वैसा ही है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक ये स्क्वायर लेते हैं, देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के थ्रू इधर भी वैसा ही, उधर भी वैसा। इस एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो इधर भी वैसा ही और इधर भी वैसा ही। क्लियर? ये सिमेट्रिकल है। अब देखो ये हम लेते हैं, ये एक हम पैरेललोग्राम लेते हैं, समझे? अब हम इसको ऐसे कट करते हैं तो देखो इधर जैसा है उधर वैसा नहीं है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कट करते हैं, ये एक्सिस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, समझे? सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो बहुत सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है, हम धीरे धीरे सब चीज हम पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब देखो गॉस लॉ का अगर हम यूज करेंगे ना, समझे, तो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे। तो इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस ये भूल जाओ इसको, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अक्रॉस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट यहाँ पे, मतलब जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है, और उतना ही डिस्टेंस पूरे स्पेस में अगर हम देखेंगे, समझे, तो वो एक तरीके से देखेंगे तो क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर? तो इस तरीके का अगर हमें, मतलब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ना, तो गॉस लॉ से बहुत ही आसानी से ये हम पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो अगर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारा सिमेट्रिकल हो ना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है, ये हम 3D में दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये अगर एक्चुअल में तुम देखोगे तो ये कैसा है, ये इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे देखो ये क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी जगह से, उसकी वजह से इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे और बहुत ही आसान होता है। क्लियर? तो हम आज पहला एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ का, ठीक है। Field due to an infinitely, ठीक है, long straight, ठीक है, infinitely long straight, ठीक, चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, समझे। अब देखो ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये क्या है, तो देखो समझो इसको क्या है, देखो एक हमारा ये वायर है, समझे, ये क्या है, सबसे पहले हमारा स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, यानी कि ये जो है एकदम बहुत ही लंबा ऊपर गया और बहुत ही लंबा नीचे गया, समझे। ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही लंबा है, ठीक है, कैसा है, स्ट्रेट है, और यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, समझे, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हम यहाँ पे ना ऐसे दिखा रहे हैं, प्लस प्लस, समझे, ये साइड नहीं है, इस पे है, ठीक है, इस वायर पे हम बस ऐसे शो कर रहे हैं, ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज ये वायर है, तो इसका कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, समझे। अब ये कैसा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे, ये कैसा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ना अगर हम एक छोटा सा स्मॉल पार्ट इसका अगर हम लेते हैं तो उसमें ना बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उसके अंदर में, समझे। तो हम अगर मैक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो ये जो लार्ज पार्ट है वो छोटा है बहुत, सुनिए, मैक्रोस्कोपिक व्यू की हम बात कर रहे हैं।
मैक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो ये क्या है, लार्ज पार्ट जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। लेकिन उसके अंदर में अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, ठीक, उसके अंदर बहुत सारे हमारे चार्ज पार्टिकल्स, बहुत सारे हमारे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर में। समझ में आया? तो ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, समझे। तो इसका कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, समझे। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो लैम्डा, ठीक है, ये क्या हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है, लैम्डा है। और ये क्या होता है, तो ये हम यहाँ पे dq अपॉन dl, समझे, या फिर हम डेल्टा q अपॉन डेल्टा l हम ऐसे लिख दिए हैं, समझे। यानी कि स्मॉल लेंथ यहाँ पे अगर हम लेंगे ना, ठीक है, और वो स्मॉल लेंथ क्या होगा, dl होगा, तो उस पे चार्ज हमारा कितना होगा, dq चार्ज होगा। अगर हम यहाँ पे भी लेंगे dl, ठीक है, ये वाला लेंथ लेंगे तो उस पे चार्ज क्या होगा, dq होगा। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हम dl लेंथ ले रहे हैं ना, ठीक है, इस पूरे स्ट्रेट लॉन्ग वायर पे कहीं भी हम अगर dl लेंथ ले रहे हैं तो उस पे चार्ज क्या है, dq है, तभी ये हमारा क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है, समझे, तभी हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे dl ले रहे हैं और उस पे चार्ज हमारा dq है, और यहाँ पे हम dl ले रहे हैं उस पे चार्ज हमारा क्या है, dq1 हो गया, दूसरा चार्ज हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, समझे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस पूरे चार्ज की वजह से एक किसी पॉइंट P पे, ठीक है, ये हम पॉइंट P लेते हैं, ठीक, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम पहले इसका हम ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम बताएंगे। अब ये पॉइंट P जो है ना, ठीक है, पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस पे है, समझे, पॉइंट P जो है वो किस डिस्टेंस पे है, वो r डिस्टेंस पे है। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो पॉइंट P है, अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, इसी रेडियस को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, समझे, तो एक हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, क्लियर, एक क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब इसका जो है सर्कल बनेगा तो इसका हम टॉप व्यू देखते हैं, यानी कि ऊपर से हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये वायर का जो है, ठीक है, ये एक्सिस हो जाएगा, वायर का एक्सिस, और ये हमारा इस तरीके से, समझे, और ये जो है R हो जाएगा और ये पॉइंट P हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समझे। अब देखो अगर तुम कहीं भी इसको घुमाते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे घुमाते हो, इस पॉइंट पे घुमाते हो, इस पॉइंट पे कहीं भी लाते हो, जैसे मान लो P1 पॉइंट हो गया, P2 पॉइंट हो गया, P3 पॉइंट हो गया, समझे, P4 पॉइंट हो गया, P5 पॉइंट हो गया, P6 पॉइंट हो गया, किसी भी पॉइंट पे ले जा रहे हो, समझे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समझे, हर पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अब देखो इतना तो पता चल गया ना, ठीक है, दिमाग में एक फिगर बना, समझे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा, ठीक, एक कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ना, ठीक है, हम एक इंडिविजुअल चार्ज की हम बात कर रहे हैं, समझे, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, तो उसकी वजह से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करेंगे, ठीक है, मान लो कि सिर्फ यहाँ पे एक ही चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इसकी वजह से, समझे।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं हमारा Q1 चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर, यही कूलम्ब लॉ कहता है ना, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, समझे। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये होगा, क्लियर। डायरेक्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ये होगा, जानते हो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, उधर की तरफ होगा डायरेक्शन, समझे। अब देखो अगर हम ये पॉइंट मतलब इससे ना कुछ डिस्टेंस, मान लो कुछ डिस्टेंस हमारा ए डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ए पे हम चार्ज लेते हैं, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, सेम है, समझे। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम उतना ही है जितना यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिए हुए हैं, ठीक है। हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ समझना भी। और फिर इधर भी हम लेते हैं एक चार्ज, ए डिस्टेंस पे हम लेते हैं एक चार्ज लेते हैं, ठीक है, एक चार्ज इधर भी लिया और इधर भी लिया, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो इधर की तरफ होगा, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्लियर, समझे। अब इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, तो मान लेते हैं ये r डैश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे है, तो ये हम मान लेते हैं Q1 अपन, जैसे पहले वाला लिखे थे ना, Q1/R1 का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, समझे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसका ही मैग्नीट्यूड है वो ये, ठीक। ये भी क्या है, R1 डिस्टेंस पे ही है, समझे। क्यों, तुमको पता है ना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो उसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर हो जाएगा, समझे, मैग्नीट्यूड। अब देखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा सेम है, समझे। इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं, समझे, इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं। अब देखो ये जितना एंगल बनाया है ना उतना ही एंगल ये होगा, ये उतना एंगल होगा, और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो इसको हम जैसे ही हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वजह से जो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों क्या हो रहा है, ऐड अप हो जा रहा है। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, समझे, इतना समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसके जस्ट यहाँ पे जो चार्ज होगा और यहाँ पे चार्ज होगा, तो इस दोनों की वजह से हमारा जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो रेडियल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम अगर रेडियस ले रहे हैं ना, इस सर्कल का रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी उतना ही दूरी पे है, ये भी उतना ही दूरी पे है, इस दोनों का भी वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ बचा हुआ रहेगा, यानी कि वो उस डायरेक्शन में बचा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, इस दोनों की वजह से क्या होगा, ऐसे ही होगा। और इसी तरीके से हम ऊपर कितना भी चले जाए और नीचे भी कितना भी चले जाए, समझे, तो दोनों का जैसे मान लो कि इस पॉइंट से जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो वहां पे और यहाँ पे जो चार्ज है उस दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ होगा, समझे, इतना समझ में आया। अब देखो ये हम समझाने के लिए इस तरीके से लिए हैं, ठीक। तुम ऐसे भी ले सकते थे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक एरिया एलिमेंट है, सॉरी एक लाइन एलिमेंट है जो कि है हमारा कितना, डीएल है, समझे। तो डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो, तो डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये एग्जैक्टली हमारा है, ठीक, कैसे हमें लिखना है, तो मान लेते हैं इसमें यहाँ पे चार्ज क्या है, dq है, समझे, और ये क्या हुआ, लेंथ, ठीक है, किस लेंथ पे है, तो r लेंथ पे है, समझे, तो r स्क्वायर, क्लियर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
समझे। अभी देखो हम पहले क्या है एक पॉइंट चार्ज लिए थे ना, लेकिन वो हमारा लेना ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कि इस जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ है लैम्डा। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ लेते हैं और उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो है स्मॉल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है, समझे। तो हम यहाँ पे फाइंड किए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू। तो डी क्यू को हम यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा डी एल लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, लेमडा डी एल लिखे और ये आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा हमारा बाहर निकल जाएगा तो डी एल अपॉन आर स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल लिए, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इससे डिफाइंड होगा सिर्फ इस पार्ट के लिए, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट के लिए। फिर हम उतना ही यहाँ भी लेते हैं, डी एल लेंथ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी उतना ही लेते हैं, डी एल लेंथ लेते हैं। तो उसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ तो होगा, हमें पता है। लेकिन हम पिछली बार कैसे निकाले थे, एक पॉइंट चार्ज समझने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज लिए थे, समझे। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, इस पे भी क्या होगा, डी क्यू होगा, यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आर यहाँ पे क्या होगा, आर डैश R1 का स्क्वायर, समझे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा डी एल अपॉन R1 का स्क्वायर, समझे। सेम उसी तरीके से इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाहर निकल जाएगा। लैम्डा क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये dl अपॉन r1 स्क्वायर, समझे, निकल जाएगा। अब तुम इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करते रहो और फिर तुम निकाल सकते हो, समझे, सॉल्व करते रहो फिर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे ही ऐसे करके क्या होगा, सब चीज हम करेंगे, ठीक है। तो बात वही हो जाएगा जो कि पहले वाला, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, लेमडा जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कब, जब यूनिफॉर्मली चार्ज वायर रहेगा। तो ये सारा जो हम डिस्कशन किए ना, इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है, और वो कंक्लूजन क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे, ठीक है, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो रेडियल होगा, और सिर्फ जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक उस पर डिपेंड करेगा, समझे। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे मैंने ऐसा कह दिया, तुम कहोगे सर डिस्टेंस तो इस पे ये भी है ये भी है, ऐसा कैसे हो रहा है, समझे। तो जब कैलकुलेशन करोगे ना तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ ये डिस्टेंस रहता है, समझे, सिर्फ ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो रहता है। यानी कि अगर एक स्ट्रेट वायर हम ले रहे हैं तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो देखो स्ट्रेट वायर, ठीक, क्या हुआ, एक स्ट्रेट वायर है, ऐसे प्लेन में जो निकल रहा है एक स्ट्रेट वायर। तो अगर हमें इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना तो देखो एक प्लेन होगा कि नहीं, समझे। तो वो स्ट्रेट वायर के जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन होगा, और ये उस प्लेन पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, समझे, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट वायर है, समझे, ये ऐसे जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, समझे, और हमें इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये जो है इस पॉइंट से पास करते हुआ एक हम प्लेन लेंगे, ठीक है, जो कि इसको कैसे कट करेगा, एकदम से परपेंडिकुलर इसको कट करेगा। तो हम फिर देखेंगे कि उस प्लेन पे, यानी कि इस लाइन से, इस लाइन का जो है लाइन से, ठीक, जो पॉइंट P है ना वहां का डिस्टेंस हम देखेंगे। तो वहां का डिस्टेंस देखेंगे तो ये क्या होगा, R ही होगा ना, समझे। यानी कि हम अगर इसको कहीं भी घुमा दे पॉइंट P को, समझे, वो क्या होगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही यहाँ पे भी होगा, वही यहाँ पे भी होगा,
वही यहाँ पे भी होगा, हर जगह पे वही मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो रेडियली आउटवर्ड, समझे, रेडियली आउटवर्ड, समझे, रेडियली आउटवर्ड, क्लियर, ये हमारा डायरेक्शन होगा, समझे। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ना, तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। जस्ट इसी तरीके से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ अगर पीछे लाएंगे तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर की तरफ है, समझ में आए। अब देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब हमें जानना ही नहीं है, बस ये एक एक्सप्लेनेशन के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड होता है, समझे। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो पेपर में तुमसे आएगा ना, तो पेपर में ये सारा चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, समझे। अब देखो हम गॉस लॉ को हम यूज करते हैं, ठीक, गॉस लॉ को हम यूज करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करके देखते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक। देखो गॉसियन सरफेस जो हम चूज करते हैं ना, वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, समझे। तुम चाहो तो गॉसियन सरफेस किसी तरीके का चूज करोगे, लेकिन अगर हम गॉसियन सरफेस भी अगर सिमेट्रिकल चूज करेंगे ना, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझे। हमारे लिए कैलकुलेशन जो होता है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सेम पहले जैसा हम लेंगे, ये क्या है, एक लाइन है, समझे, ये लाइन है। अब तुम्हें पता है ना कि अगर हम किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड होगा, समझे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर हम देखते हैं तो, समझे। अब देखो ये तो हमारा हो गया क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हो गया। अब हम एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, समझे। अब देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो गॉसियन सरफेस हम चूज करते हैं, पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि जो गॉसियन सरफेस जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्रॉस कर सकता है, ठीक है, उसके थ्रू क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे हम गॉसियन जो सरफेस चूज करेंगे वो हम एक सिलेंड्रिकल चूज करते हैं। देखो गॉसियन सरफेस तुम दिखाओगे ऐसे, ठीक है, ये जो है डॉटेड लाइन से दिखाओगे, ये हम गॉसियन सरफेस चूज किए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए, समझे। ये हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज किए हैं, समझे, इतना समझ में है। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्रॉस कर सकता है, समझे कि नहीं, ये आसानी से क्रॉस कर सकता है, क्लियर। अब देखोगे इसमें, ठीक, इसमें कितने सरफेस हैं, ठीक, तो इसमें देखो सरफेस नंबर 1, ठीक, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3, समझे। यानी कि एक सिलेंड्रिकल हम गॉसियन सरफेस चूज किए हैं, समझे, और ये कैसा है, तो वो क्लोज्ड है, क्लियर, ये कैसा है, क्लोज्ड है। अब देखो एक ऊपर का सरफेस है, एक नीचे का सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, समझे, एक कर्व्ड सरफेस है। अब हम क्या करेंगे ना कि देखो अब यहाँ पे
इस जो क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर में चार्ज है ना, समझे। तो हम इसके थ्रू, यानी कि ये क्लोज सरफेस के थ्रू, जो गॉसियन सरफेस है इसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, समझे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें कैलकुलेट करना आता है, समझे। कैसे करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है। तो अगर हम इस सरफेस को अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, समझिए, इस सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट में फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वो रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे अगर फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, समझिए। तो ये हमारा ई का डायरेक्शन हो गया और ये हमारा एन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं सरफेस हमारा डेल्टा एस हम मान लेते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो फाई वन इक्वल टू ई, समझे, फाई वन इक्वल टू ई, और यहाँ पे हमने ई डेल्टा एस, समझे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो होगा ई डेल्टा एस कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समझे, कॉस 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 0। सेम उसी तरीके से फाई टू की तरफ क्या हो जाएगा, देखो फाई टू भी अगर हम इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे है ना, ठीक है, जो सरफेस है उसके पैरेलल है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, फाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, समझे। फाई टू भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाना नहीं है पेपर में, ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें ये लिख देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू, ठीक है, थ्रू सरफेस वन एंड सरफेस टू इज पैरेलल, ठीक है, thus इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखो हम जो ये कैलकुलेशन किए हैं ना यहाँ पे, समझे, यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन किए वो एक्चुअल में कैसे होगा तुम्हें देखना है, ठीक। ये जो हम कैलकुलेशन किए ये ऐसे नहीं करना है, समझे। क्यों, क्योंकि ई का वैल्यू जो है ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, भले वो रेडियली आउटवर्ड है तो क्या होगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे, फाई वन इक्वल टू, ठीक है, ई ds, समझे, ऐसे करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, तो वो उतना, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बस समझ लो कि 0 हो जाता है, तो ये हमारा जब कैलकुलेट करेंगे ना, इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये हमारा 0 होके आएगा, ठीक। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली तुम देख लो, ठीक है, समेशन, ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, कुछ ज्यादा ही डीप चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इतना समझ में आया ना, तो तुम लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू सरफेस वन एंड सरफेस टू इज पैरेलल टू द सरफेस, देन क्या होगा, लिख ही देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are radially outward, ठीक है, outward due to this charge configuration, due to given charge configuration, ठीक है, due to given charge configuration and it is parallel to the surface 1 and surface 2, ठीक है। thus electric flux through these surface would be 0, समझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस would be 0। क्लियर हुआ इतना।
राइटिंग तो समझ में आती नहीं होगी, इसीलिए मैं बोल के लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी तुम लोग लिखा करो ना तो आवाज सुन के लिखा करो, ठीक है। अब देखो इतना तो हम पढ़ लिए। अब हम जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे सरफेस 3 से, समझे। सरफेस 3 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फाई 1 फाई 2 क्या हो गया, 0 हमारा हो गया। तो फाई 3 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू फाई 3, और फाई 3 इक्वल टू जो है वो होगा हमारा, तो हम ऐसे लिखते हैं E, ठीक है, ds, हम इस तरीके से लिख दिए, नहीं होता है ना, E डॉट ds। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस पूरे सरफेस पे, देखो इस हम क्या है, हम देखे थे ना टॉप व्यू देखे थे ना, तो टॉप व्यू देखे थे तो ये देखो, समझे, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि अगर हम सरफेस का, ठीक है, हम सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस पे एक हम सर्कल लेते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल सरफेस पे जैसे ये जो है हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो हम इस तरीके से इस पे एक मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक सर्कल होगा ना, तो उस सर्कल पे हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देखेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझे, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इवन अगर ये क्या है, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है अगर, तो हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो सेम होगा। अभी रिजल्ट में हमारा देखेंगे कि क्या आता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, समझे। इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, सॉरी स्केलर के फॉर्म में पहले लिख देते हैं, ठीक। ये क्या है, E ds cos, अब cos यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, ऐसे मान लो कि क्या है, ये सरफेस है ना इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे जो हमारा होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, जो नॉर्मल होगा। तो एरिया वेक्टर जो है, यूनिट एरिया वेक्टर जो है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, समझे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो इस पॉइंट पे देखो, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, देखो एक सरफेस है, और ये क्या है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, समझिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। हर पॉइंट पे देखेंगे ना, तो जो डायरेक्शन है ना एरिया वेक्टर का वो क्या होगा, अलग अलग होगा, समझे। तो हम देखेंगे, हम एक छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या है, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, और वो छोटा सा एरिया क्या है, ds है, समझे, छोटा सा एरिया क्या है, ds है। तो ये जो है इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, इस एरिया एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसका डायरेक्शन ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा। इसी तरीके से बहुत छोटा छोटा ढेर सारा अगर हम ds एलिमेंट लेंगे ना, तो सब में क्या होगा, यही केस होगा ना, तो सब में यही केस होगा, तो क्या होगा, ये हम अब देखो E हमारा क्या है, सब केस में क्या होगा, कांस्टेंट है, तो E हमारा बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये ds। अब ये क्या होगा, E, अब देखो कर्व सरफेस एरिया होता कितना है, समझे, ये देखो ये ds जो है, ठीक है, टोटल हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे ना, ठीक है, किसका, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो हम इसको देखेंगे, ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, समझे, 2 पाई RL, जहाँ पे R हमारा क्या है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है, R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, समझे, और L क्या है, तो ये हमारा लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो ये कितना जाएगा, E इंटू 2 पाई RL,
समझे, ये हमारा आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना हुआ, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक, समझे, फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। फ्रॉम गॉस लॉ, अब देखो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। और ये क्या क्यू कितना होगा, ये क्यू क्या होगा, तो ये जो क्यू है चार्ज टोटल चार्ज enclosed by the surface, ठीक है, by the Gaussian surface, ठीक है, टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface, ठीक। तो ये हम देखेंगे कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज है ना वो क्या है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड है, समझे। तो हम देखेंगे कि अगर लेमडा हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, तो dq अपॉन dl है, ऐसे है ना, क्लियर। तो अगर हम यहाँ से हम देखेंगे कि dq चार्ज का कितना है dl, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, तो q इक्वल टू, ठीक है, ये q इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन हम करेंगे लेमडा dl, लेमडा बाहर निकल जाएगा और dl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा इंटू, ठीक है, लेमडा इंटू ये क्या हो जाएगा लेंथ, ठीक है। इंटीग्रेशन हम यहाँ से यहाँ तक किए, यानी कि समेशन किए, समझे। तो dl का क्या होगा, देखो dl का क्या होगा, l हो जाएगा, समझे, dl का क्या होगा, l हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट किए, ये हमारा आ गया l, समझे। तो टोटल चार्ज जो है इसके अंदर में कितना होगा, तो लेमडा इंटू एल, समझे, लेमडा इंटू एल। तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि क्यू अपॉन एल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल, समझे कि नहीं। देखो एक एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, क्लियर, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो है हम यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या रखें, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कितने के बराबर है, तो ये कितना है लेमडा एल अपॉन, अभी हम निकाल लेते हैं लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझे। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। अब देखो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग क्यों, क्योंकि देखो इसके बराबर और इसके बराबर क्या है, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, तो क्या होगा, E इक्वल टू 2 पाई आर एल और लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ सॉरी E इंटू, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। यहाँ पे हम ऐसे कट आउट कर देंगे। अब देखो E इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा अपॉन, ठीक है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। E इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा सॉरी 1 अपॉन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो इसमें देखो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेमडा अपॉन आर, समझे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया, समझे। देखो कितना आसान है, गॉस लॉ को हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए, क्लियर। अब देखो अगर हमें इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े, देखो ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है किसके पे, तो लेमडा पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है, समझे। और पूरा सिस्टम हमारा क्या है, तो वैक्यूम में है, समझे कि नहीं।
पूरा जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, वो वैक्यूम में है। देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है बताने में टाइम लगता है, सेकंड और थर्ड जो एप्लीकेशन है उसको बताने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अभी लगभग 45-46 मिनट हो चुके हैं जब से तुम ये पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत समझना ना कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है, समझे। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है मैंने सारा चीज़ समझाया कि क्यों हम ऐसा लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा, समझे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, और पूरा सिस्टम कहाँ पे है, वैक्यूम में है, समझे। अब अगर हम इसको कास्ट करते हैं किस फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम कास्ट करते हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे, 2 लैम्डा अपॉन आर, और ये यूनिट वेक्टर हम देते हैं, समझे, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, n हमारा क्या हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर n है वो क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, देखो ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक। तो जो ये n है ना, ये क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर है, समझे। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर, समझे। ये क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर है, क्लियर। तो हम इसको फाइनली वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिए। अब कुछ बातें जो है वो हमें ध्यान में रखना है, देखो टोटल डेरिवेशन इतना ही है, कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है। तो इन सब का काम खत्म हो गया। देखो E जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ठीक है, व्हेन, ठीक है, लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा इज